गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के एस ब्लॉक के तत्वों के रसायन फर्स्ट के अंतर्गत हम हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल अर्थात इसके पहले वाले पीरियड में हमने ये देखा कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान क्या है। हमने आवर्त सारणी में स्थान हाइड्रोजन का देखा और हाइड्रोजन का स्थान के अंतर्गत हमने ये देखा कि ये विभिन्न वर्ग के तत्वों के साथ में समानता रखते हैं, अर्थात क्षार धातुओं के साथ में, हैलोजन के साथ में, कार्बन के साथ में के गुणों में समानता रखते हैं हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, विभिन्न वर्गों में भी रखा जा सकता है। जैसे पहले वर्ग में रखा गया क्षार धातुओं के साथ, हैलोजन के साथ, कार्बन के साथ रखा जा सकता है, इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन इन तत्वों के साथ में यानी क्षार धातुओं के साथ में, कार्बन के साथ में, हैलोजन के साथ में समानता रखने के बावजूद भी इसमें हाइड्रोजन में पर्याप्त भिन्नता है, अर्थात हाइड्रोजन के कुछ विशिष्ट गुण हैं जो इन वर्ग के तत्वों में नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं उसको हम देख लेते हैं। अर्थात जिनके साथ में समानता हाइड्रोजन के साथ किया गया है उनसे हट के गुण हाइड्रोजन में पाया जाता है, अर्थात उसकी हाइड्रोजन का स्थान जो है वो विशिष्ट स्थिति है। H2 की विशिष्ट स्थिति जिसको हम आदि प्रतीक कहते हैं, यानी प्रोटोटाइप, आदि प्रतीक, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप अर्थात हाइड्रोजन के कौन से विशिष्ट गुण हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन क्षार धातुओं, कार्बन और हैलोजन के साथ में समानता रखने के बावजूद भी इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं। पहला गुण, कौन से विशिष्ट गुण हैं ये देखना है। क्षार धातुएं जिनके साथ हम समानता किए हैं, क्षार धातुएं ठोस, धातुएं ठोस एवं धातु होते हैं, धातु हैं। कार्बन भी ठोस है, कार्बन भी ठोस है, परंतु हाइड्रोजन गैस है, गैस तथा अधातु है। ये विशिष्ट गुण है जिनके साथ हम समानता किए हैं। गैस, हाइड्रोजन गैस है तथा अधातु है। इसके बाद में दूसरा विशिष्ट गुण देख लेते हैं हम। दूसरा विशिष्ट गुण में ये देखते हैं, हाइड्रोजन कभी धनायन तथा कभी ऋणायन की तरह व्यवहार करता है। नंबर तीसरा, हाइड्रोजन विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी दोनों यौगिक बनाते हैं, दोनों यौगिक बनाते हैं।
ये वो गुण हो गए। उसके बाद में चौथा गुण है हाइड्रोजन की परमाणु संरचना, परमाणु हाइड्रोजन के संरचना भी भिन्न है, भिन्न है, अर्थात हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं, केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। जबकि बाकी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ये विशिष्ट गुण हैं जो हाइड्रोजन में पाया जाता है, इसलिए इनके परमाणु संरचना के आधार पर, इन विशिष्ट गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में रखना न्यायोचित है, अर्थात उचित है। ये विशिष्ट गुण हैं जो हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, लेकिन जिनके साथ समानता किया गया है उसमें ये इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये गुण है 4 वो गुण जिसके कारण हाइड्रोजन की विशिष्ट स्थिति बनती है, इसलिए इसको आदि प्रतीक यानी प्रोटोटाइप कहा जाता है, अर्थात प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में इसको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। तो बच्चों ये वो 4 गुण हैं। ये चारों गुण को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकते हैं, इसको पूछा जाता है, तो ये आपको याद भी रखना है ये चारों गुण को। उसके बाद में हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का प्राप्ति स्थान, हाइड्रोजन कहाँ अत्यधिक पाया जाता है, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन का प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान, हाइड्रोजन मुक्त अर्थात स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं और सबसे अधिक हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाता है, सबसे अधिक ब्रह्मांड में पाया जाता है। ये मुक्त अर्थात स्वतंत्र अवस्था में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सूर्य और नक्षत्रों के चारों ओर पाए जाते हैं। पहली बात, मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में, पेट्रोलियम पदार्थ से निकलने वाली गैसों में और सूर्य और नक्षत्र के चारों ओर ये पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में। संयुक्त अवस्था में ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जल के यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, जल के रूप में पाए जाते हैं और जल की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से जल का ये प्रमुख अवयव भी है, अर्थात हाइड्रोजन अपने यौगिकों में संयुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है। उसके पश्चात में ये सूर्य की आधी मात्रा जो है वो हाइड्रोजन की है। सूर्य एवं तारों के चारों ओर आधी मात्रा
हाइड्रोजन की है और सूर्य के पास, सूर्य के चारों ओर पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य में अधिक ताप की वजह से, सूर्य में अधिक ताप की वजह से या अधिक ताप के कारण हाइड्रोजन का संलयन नाभिकीय अभिक्रिया होती है, इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है, सूर्य का प्रमुख स्रोत भी है ये। इसमें सूर्य के पास में अधिक ऊर्जा पाए जाने का कारण हाइड्रोजन भी है, एक कारण हाइड्रोजन भी है, क्योंकि इसका नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और नाभिकीय संलयन क्रिया होने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए सूर्य के आसपास जो अधिक ऊर्जा है उसमें हाइड्रोजन का भी स्थान है। वायु में हाइड्रोजन की मात्रा 0.02% पाई जाती है और पृथ्वी पर ये 0.9% पाई जाती है, पृथ्वी पर 0.9% पाई जाती है ये। और पृथ्वी पर ये इसका स्थान पृथ्वी का ये 9वां तत्व है, ये पृथ्वी का ये 9वां तत्व है ये हो गया इसके प्राप्ति स्थान। तो बच्चों आपको ये भी जान लेना आवश्यक है कि वायु में हाइड्रोजन की मात्रा 0.02% होती है, पृथ्वी पर ये 0.9% पाई जाती है और पृथ्वी का ये 9वां तत्व है ये। और सूर्य का आपको ये याद रखना है, सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन की होती है, सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन का होता है, उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन की प्राप्ति स्थान। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों को उनके नाम से जाना जाता है, बाकी के समस्थानिक, बाकी तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं उनको उनके परमाणु भार से जाना जाता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों को उनके नाम से जानते हैं ये। आइए हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक इसको अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। इसको देख लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। पहले समस्थानिक किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं, समस्थानिक की परिभाषा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है आपको, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु इनके परमाणु भार
भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ये समस्थानिक की परिभाषा हो गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, सचित्र हम वर्णन करते हैं। परमाणु क्रमांक, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, प्रोटियम जिसको साधारण हाइड्रोजन भी कहते हैं, साधारण हाइड्रोजन। ये दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। और तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये 3 हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमको मालूम हो गए। इसको इस प्रकार लिखा जाता है 1, इसको ड्यूटेरियम को परमाणु भार 2, और ट्राइटियम को 3 या T31। ऊपर में लिखा हुआ समस्थानिक का परमाणु भार है और ये इनका परमाणु क्रमांक है। तो बच्चों ये अंतर क्यों पाया जाता है? ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों को उनके नाम से जानते हैं, बाकी तत्वों के समस्थानिकों को उनके परमाणु भार से जाना जाता है, जैसे क्लोरीन के हैं, यूरेनियम के हैं। तो ये अब हमको ये देखना है तीनों के परमाणु भार में अंतर होने का क्या कारण है, तीनों के परमाणु भार में क्यों अंतर है। तो उसको कारण जान लेते हैं। क्योंकि साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, और ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। यहाँ पर प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को उस तत्व का परमाणु भार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोटॉन पाया जाता है इनके नाभिक में, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता साधारण हाइड्रोजन में। यहाँ पर इनके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है।
और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए ये अंतर इनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या के कारण है। यही अंतर जो है न्यूट्रॉन के संख्या के कारण है। यदि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तीनों का, तो किस प्रकार होगा ये, उसको देख लेते हैं। ये इस प्रकार से होगा। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन पाया जाता है ये, और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये साधारण हाइड्रोजन है या प्रोटियम है। उसी प्रकार ये ड्यूटेरियम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन, ये 1 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। और ट्राइटियम में ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये है आपका साधारण हाइड्रोजन, 1, 2 और ये 3। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं ये इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, उनके नाम और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो बच्चों हम ये देख रहे थे साधारण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों को हम ये देख रहे थे। ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी परमाणु संरचना है। इसमें हम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं यहाँ पर इनके नाभिक में, ये नाभिक है इनका, इसको आप नाभिक को इस प्रकार बना सकते हो। ये इनका नाभिक है, ये एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। आपको मालूम होना चाहिए न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं पाया जाता और प्रोटॉन में धन आवेश पाया जाता है। आपको एक बार फिर से स्मरण दिला देते हैं, कोई भी तत्व का या कोई भी परमाणु का उसका परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। अर्थात इसका परमाणु भार 3 क्यों है, ये दोनों का योग है, ये दोनों का योग। इसलिए आप देख रहे हैं वहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ट्राइटियम में 3 लिखा हुआ है। 3 जो है उसका परमाणु भार है और 1 लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक है। जैसे परिभाषा से स्पष्ट है आपको, समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नता क्यों है, उनमें उपस्थित नाभिकों की संख्या के कारण। तो यहाँ पर 3, इसीलिए इसका परमाणु भार 3 है, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसलिए इसका परमाणु भार 3 है। और इसका परमाणु भार 2 क्यों है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इसलिए इसका परमाणु भार 2 है। और यहाँ पर केवल 1 प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु भार 1 है। ये तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, ये साधारण हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है D2, और ये ट्राइटियम है ये T3। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको। ये इस प्रकार ये इसके संकेत है। अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं, इसको यदि और डिटेल में जाएं तो इस प्रकार देख सकते हैं। ये इसको संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं H, और इसको संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं D, और इसको संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं T, ट्राइटियम, और इसके सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं ये इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये सूत्र के रूप में व्यक्त करना है तो इसको इस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये सूत्र के रूप में, ये H2 हो जाएगा। ये H2 ये इसका सूत्र है, ये H2 D2 D3, ठीक है। अब इसका परमाणु भार कितना है और परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक तीनों का 1-1 है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार जो है साधारण हाइड्रोजन का 1 है, प्रोटियम का परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है ये, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके नाभिक में
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका परमाणु भार 2 है, ड्यूटेरियम का, है ना। इसी प्रकार इसका एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए ट्राइटियम का परमाणु भार 3 है। तो ये हो गया विस्तार से इसके हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में। इसमें ट्राइटियम जो है वो अत्यंत अस्थायी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसमें ट्राइटियम जो है अत्यंत अस्थायी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये ट्राइटियम के बारे में है ये। और इसको प्राप्त कैसे करते हैं? इसको प्राप्त किया जाता है नाइट्रोजन और लिथियम के नाभिकों की वर्षा के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। नाभिकों की वर्षा के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं ट्राइटियम को। ये इसका समीकरण के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार ट्राइटियम को देखेंगे अपन। ट्राइटियम प्राप्त करना, समीकरण के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। लिथियम और नाइट्रोजन के नाभिक की वर्षा के द्वारा हमको प्राप्त होती है। समीकरण के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। ये जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और परमाणु क्रमांक 7। इसके न्यूट्रॉन की वर्षा करेंगे, एक न्यूट्रॉन 0 आवेश, तो ये टूट जाएगा 2 भागों में। टूटने के पश्चात में इट इज इक्वल टू नाभिक पर वर्षा करेंगे, नाभिक की वर्षा, तो ये बनेगा आपका ट्राइटियम T3 1 प्लस कार्बन का 12 और 6, ये इस प्रकार बनता है। ये हाइड्रोजन परमाणु पर और लिथियम परमाणु पर नाभिक की वर्षा करते हैं तो हमको ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो बच्चों ये देखना है आपको, ये दोनों मिला के ये मिलना चाहिए इनके परमाणु भार। इसका परमाणु भार यहाँ पर हो रहा है 14 और 1 15, तो ये 12 3 15। उसी प्रकार ये भी योग पूरा होना चाहिए। यहाँ पर 7 है परमाणु क्रमांक, तो ये 6 और 1 7, ये इस प्रकार से है ये। तो ये ट्राइटियम हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन, और कैसे बनता है और उनके नाम क्या क्या हैं ये हमने अध्ययन कर लिया। ये उसका परमाणु संरचना है हाइड्रोजन के समस्थानिक का। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में बनाना किस प्रकार बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि। किस प्रकार बनाते हैं? हाइड्रोजन को डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं, हाइड्रोजन को हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है उसको लो देख लेते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा हम हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाते हैं। उसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से होगा।
Zn plus H2SO4 it is equal to ZnSO4 plus H2। जब कोई गैस निकलती है तो उसको तीर के निशान से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये दानेदार जस्ता है, जस्ता, ये दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। इसके लिए एक निश्चित उपकरण लिया गया है। ये निश्चित उपकरण एक बुल्फ बोतल में इसको हम लेते हैं। उसके पहले इसमें हम निम्नलिखित सावधानियां बरतते हैं। कौन कौन से सावधानियां बरतना है उसको देखना है। पहली सावधानी, प्रयोगशाला में बनाने के लिए सावधानियां। नंबर 1, पहला, जिंक शुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि अशुद्ध जिंक में शुद्ध नहीं होना चाहिए। अशुद्ध जिंक, जिंक यानी जस्ता, विद्युत रासायनिक युग्म बनाते हैं, युग्म बनाते हैं जिसके कारण अभिक्रिया तीव्र होती है, ये तीव्र होती है। तो हमको हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाने के लिए शुद्ध जिंक लेने की आवश्यकता नहीं, अशुद्ध जिंक लेना चाहिए। अशुद्ध जिंक का कार्य क्या होता है? अशुद्ध जिंक विद्युत रासायनिक युग्म बनाते हैं जिसके कारण अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। ये पहला सावधानी है। और दूसरा सावधानी हमको ये बरतना है इसमें, वो ये है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेना चाहिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही लेना चाहिए, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेने से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बन जाती है। तो इसमें सांद्र H2SO4 नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सांद्र अम्ल के द्वारा, अपचयन के द्वारा SO2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती। इसलिए हमको सांद्र अम्ल नहीं लेना है, तनु अम्ल ही लेना है। ये सावधानी हमको बरतना है। आइए अब इसका चित्र देखते हैं, किस उपकरण के द्वारा इसको बनाया जाता है और किस प्रकार इसकी क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। एक बुल्फ बॉटल लेते हैं, 2 मुंह वाली बॉटल। इसमें थिसिल कीप लगा देते हैं। इसको कार्क से बंद कर देते हैं। उसके बाद दूसरे मुंह में हम एक निकास नली लगाते हैं। अब इस निकास नली का जो दूसरा सिरा है वो नाद में भरे हुए जार से रख देते हैं।
ये गैस जार है, नाद है, ये पानी है, और ये हाइड्रोजन गैस है। और इसमें हमने दानेदार जस्ता, दानेदार जिंक, और ये है तनु H2SO4। ये दिखाए गए ब्लैक बोर्ड बने हुए उपकरण के अनुसार इसको हम बना लेते हैं, इसी प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम दानेदार जस्ते को 2 मुंह वाली बोतल में रख देते हैं। उसके पश्चात में थिसिल कीप की सहायता से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे करके डालते हैं। जैसे ही दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। बने हुए हाइड्रोजन गैस को पानी के अधोमुखी विस्थापन से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। लेकिन इसमें निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं उसको भी देख लेते हैं, और अशुद्धियों को हम कैसे दूर करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ये अशुद्धि कौन कौन सी होती है, इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं अशुद्धियां। PH3, AS3 आर्सेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं। उसके बाद में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प एवं धूल कण, ये पाए जाते हैं, ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, PS3 फास्फीन और आर्सेन, ASH3 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प और धूल पाए जाते हैं। ये अशुद्धियाँ इसमें बने हुए हाइड्रोजन गैस में पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर भी करना है, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, निकली हुई गैस को यू नली से होकर गुजारते हैं। निकली हुई गैस को यू नली से होकर गुजारते हैं। ये निकली हुई गैस को हम यू नली से होकर गुजारते हैं। तो इसमें अब यू नली में क्या क्या होता है उसको देखना है। ये तो सबसे पहले जो PS3 और AS3 है उसको गुजारते हैं, यू नली से होकर गुजारते हैं। तो सर्वप्रथम हम सिल्वर नाइट्रेट यू नली से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं। ये तो सिल्वर नाइट्रेट से होकर गुजारेंगे तो ये दोनों गैस जो है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगे। ये इस प्रकार से फास्फीन और आर्सेन, निकली हुई गैस को बच्चों एक बार फिर देख लीजिए। प्रयोगशाला में या इस उपकरण के द्वारा निकली हुई गैस को हम यू नली से होकर गुजारते हैं तो निम्नलिखित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। सबसे पहले यू नली को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से होकर गुजारते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से होकर गुजारने से PS3 और ASH3 ये हाइड्राइड्स हैं, ये फास्फोरस के हाइड्राइड हैं, ये आर्सेनिक के हाइड्राइड हैं। ये हाइड्राइड सिल्वर नाइट्रेट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये उसके पश्चात में हम दूसरा जो यू नली है उसको लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं। तो लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं तो ये इसको लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं। लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि दूर हो जाती है। उसके पश्चात में हम यू नली को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होकर गुजारते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके पश्चात में हमारे पास में सिर्फ धूल
जल वाष्प और धूल बचे हैं तो इसको कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा इसको सुखाया जाता है। तो इस प्रकार हमको इस विधि से शुद्ध हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है, ये उपकरण इस प्रकार से बनाना है, ये उसका रासायनिक समीकरण है। और इस प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमको ये सावधानियां बरतनी आवश्यक है, नहीं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगी। ये दो सावधानियां हैं। उसके पश्चात में ये अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां ये लिखा हुआ है ऊपर में, फास्फीन, आर्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, जल वाष्प और धूल के कण, इन सभी को यू नली से होकर गुजारते हैं। यू नली में हम सबसे पहले क्या गुजारते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों गैस अवशोषित कर ले जाते हैं। उसके पश्चात से हम लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अवशोषित कर ले जाते हैं। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को होकर यू नली से गुजारते हैं, तो ये जितने गैसें हैं वो अवशोषित कर ले जाते हैं। उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा, पेंटाक्साइड के द्वारा इसको करते हैं। तो जितने भी धूल के वाष्प हैं, धूल है, ये अवशोषित कर ले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने हाइड्रोजन बनाने की विधि, इनके समस्थानिकों के बारे में अध्ययन किया। आगे अध्याय में हम हाइड्रोजन बनाने की दूसरी अन्य विधि और गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।